तो दोस्तों, हमने पिछले क्लास में यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर शुरू किया था। ये पहला चैप्टर है फिजिक्स का, क्लास 11 का है। आज हम लोग इसका सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा था, जिसमें बेसिकली हमने कहा कि ऐसा यूनिट्स हम लोग यूज करेंगे। उसमें हमने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ा था। फंडामेंटल यूनिट्स तो यहाँ पे हैं आपके एसआई के मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, मोल, केल्विन और कैंडेला। उसके अलावा हमने डिराइव्ड यूनिट्स भी पढ़ा था। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं एक नंबर में। एक्चुअली ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंटल फिगर्स होते हैं। और उसके साथ साथ हमने रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किया था। साथ ही साथ हमने कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर किया था। तो मैं बता दूं, आज की क्लास में हम लोग ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का सेक्शन जो था उसको थोड़ा सा रिविजन देंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और सेकेंड, जो कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, उसको भी थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम लोग एक्चुअली आज डायमेंशनल एनालिसिस का सेक्शन करने वाले हैं। तो अब तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो अवश्य करें। और हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डिस्कशन। मैं हूँ आपका मेंटर आरके सर। क्लास शुरू करते हैं। आज मैं रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं दिखाने वाला, वो तो एक क्या कहते हैं थियोरेटिकल पार्ट है। मैं आपको ट्रिक ही दिखाऊंगा ताकि आप किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर को आसानी से पहचान जाइए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यूनिट नंबर जो दिया गया उसमें कितने फिगर्स है या डिजिट्स है जो सिग्निफिकेंट है। तो उसके लिए जो रूल नहीं, ये क्या है ट्रिक, उसको मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो दो तरह के नंबर्स आते हैं। एक होते हैं नॉन डेसिमल नंबर्स और दूसरे होते हैं डेसिमल नंबर्स। तो इन दोनों का अलग अलग ट्रिक है, दोनों को आप सीख लीजिए आराम से। इसका क्या है, एक नॉन जीरो से एन में लिख रहा हूँ नॉन जीरो के लिए, और जीरो लिखूंगा मैं जेड के लिए। तो नॉन जीरो से नॉन जीरो के बीच में आपका फर्स्ट जहाँ शुरू होता है नॉन जीरो, वहां से लेके और एक नॉन जीरो जहाँ पे खत्म होता है लास्ट, ठीक है, इनके बीच में जितने डिजिट्स आ जाए प्लस ये दोनों मिलकर सिग्निफिकेंट डिजिट्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 0 9 5 6 0 0 9 5 8 0। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो आपको कहाँ मिलता है? यहाँ पे मिलता है। और उसके बाद जाते हैं हम लास्ट नॉन जीरो पर। लास्ट नॉन जीरो यहाँ पे मिलता है। तो आप उसके बीच में ही बस यहाँ से यहाँ तक गिनिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपके 8 सिग्निफिकेंट फिगर वाला ये नंबर है। तो इसको आपको ऐसे देखना ही नहीं है जीरो कहाँ बैठे हुए क्या है, कुछ नहीं देखना है आपको। आपको जस्ट कोई भी नंबर ले लीजिए, 0 0 5 6 5 0 0 0 9 0 0 0। आप केवल देखिए पहले आपका नॉन जीरो डिजिट क्या आ रही है और लास्ट कौन सा आ रहा है नॉन जीरो, ये। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। उसी तरह से और एक ले सकते हैं कि आपने लिया 0 0 0 0 0 9। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? देखिए मैंने कहा फर्स्ट स्टार्ट कीजिए और यहीं पे फर्स्ट ही हो गया और यही लास्ट भी हो गया, तो एक ही बना आपका। यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, फर्स्ट वाला ही जो है लास्ट यहाँ पे है, और इसलिए लास्ट और फर्स्ट दोनों एक ही हो गए। तो इसी को केवल काउंट कीजिएगा तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर आपका बनेगा यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं, मान लीजिए हम लिख देते हैं 9 0 0 0 0। तो यहाँ पर भी ये फर्स्ट और लास्ट दोनों है ये, तो ये भी जस्ट 1 हो गया। यहाँ पर भी ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। याद रखिए जीरोस कोई मायने नहीं रखते अगर डेसिमल नहीं है तो।
आपको ये रूल याद रखना होगा, नॉन जीरो टू नॉन जीरो को जाना है। यहाँ पे नॉन जीरो नहीं है इधर, इसको हम नहीं क्लबिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे नॉन जीरो कोई नहीं है तो हम क्लबिंग नहीं कर सकते, इसी नॉन जीरो पर अटक जाएंगे, एक ही नॉन जीरो मुझे मिलेगा। तो ये रूल आपको फॉर नॉन डेसिमल नंबर से याद रखने होंगे। और डेसिमल नंबर्स के लिए रूल क्या है, तो जब भी आपको नॉन जीरो मिल जाए, n मिल जाए, उसके बाद आपको जो भी मिल जाए सबको ले लीजिए। नॉन जीरो नंबर मिल जाए उसके बाद आप कुछ भी ले लीजिए, जितना भी जीरो हो कुछ भी हो ले लीजिए। नॉन जीरो पहले आपको दिखना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, 009 0405। तो यहाँ पे तो ये फर्स्ट नॉन जीरो कौन सा आता है, फर्स्ट नॉन जीरो ही है। बस मुझे फर्स्ट नॉन जीरो चाहिए, यहाँ पे लास्ट नहीं चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट दोनों चाहिए थे, यहाँ पे केवल फर्स्ट नॉन जीरो देखूंगा। अब इसके बाद जितने ये डिजिट से काउंट करूंगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर याद रखिएगा उसको इंक्लूड करना है। यहाँ पे नॉन जीरो यहाँ पर भी इंक्लूड होंगे, यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है काउंटिंग में, इसको छोड़ के नहीं, यहाँ पर भी इंक्लूड होगा। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके बनेंगे। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 0100.0। अब ये क्या हो, तो आप पहले तो अपना रूल देखिए, रूल नहीं ट्रिक देखिए। फर्स्ट आपका ये है नॉन जीरो, ठीक है, मिल गया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना, उसके बाद लाइन डाल देना है कि जितने सारे डिजिट्स आपको दिख रहे काउंट कीजिए, उसको लेके 1 2 3 4, यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। उसी तरह से अगर 0 2.5 1 दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, यहीं से शुरू कीजिएगा 1 2 3, ये सारे के सारे लीजिए आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाए। आप मान लीजिए ऐसा ले लेते हो 0.002, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो आपका फर्स्ट नॉन जीरो यहाँ पे शुरू होता है, यहीं पे खत्म हो जाता है डिजिट का, आपका यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपका यहाँ पे भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर ही बनेगा। अगर ये 0.0020 होता है या 00 होता तो 2 आ गया यहाँ पे फर्स्ट नॉन ये जीरो डिजिट, तो ये सारे के सारे काउंट हो गए यहाँ पे, लेकिन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही सरल ढंग से ये जो 2 पॉइंट्स में लिखा हूँ इसको ध्यान से देख लीजिए और यही तरीका अपनाइएगा, आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स डिटरमाइन करने का रूल नहीं लगेगा। ये ट्रिक ही आपको हमेशा सही आंसर दिलाएगा। अब हम रूल्स फॉर आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखते हैं इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में याद रखिएगा, लोएस्ट डेसिमल प्लेस रूल यहाँ पे होता है। लोएस्ट चाहे लीस्ट भी कह सकते हैं, डेसिमल प्लेसेस रूल, ठीक है, इसको ऐसे लिखना है। यहाँ पे डेसिमल प्लेस लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1.256, यहाँ पे दिया हुआ है आपका 10 इधर और 64.25 दिया हुआ है। इसको ऐड कीजिएगा 6 10 1, तो ये 6 7 डेसिमल और यहाँ पे आपका 6 6, ये आंसर है। लेकिन ये आंसर नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सिग्निफिकेंट में नंबर्स अगर दिए हुए हैं तो ये आंसर रॉन्ग है। एक्चुअली आपको खोजना पड़ेगा लोएस्ट या लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के बाद में, डेसिमल के बाद में कितने प्लेसेस हैं किस नंबर में। तो आप देखिए दूसरा नंबर, ये जो नंबर है इसमें आपको डेसिमल प्लेस कितने, 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, लिख देता हूँ प्लेसेस। यहाँ पे कितने हैं, 1 डेसिमल प्लेस के बाद में 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पर आप कौन सा लोगे, 1 डेसिमल प्लेस वाला जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना है, तो मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे 66.7। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखना होगा, राउंडिंग ऑफ रूल भी आपको आना चाहिए, वो मैं सिखा चुका हूँ पिछले क्लास में, उसमें कोई ट्रिक नहीं है, केवल एक 5 का प्रॉब्लम है कि 5 अगर एकदम 5 के बाद कोई नंबर नहीं आता है डेसिमल के बाद में, तो 0 है तो वहाँ पे इवन नंबर है तो आप
जो उसके आगे वाला जो नंबर है उसमें कुछ चेंज नहीं कीजिएगा, ऑड होगा तो अगर उसके आगे वाला नंबर ऑड है तो उसमें +1 कर दीजिएगा। ये देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया अभी तो हर चीज़ तो रिवाइज नहीं किया जा सकता है नेक्स्ट क्लास में, तो वो छोटी सी चीज़ें देख लीजिएगा। यहाँ पे ये आंसर आ जाता है, क्यों? हमको चाहिए था 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल, ठीक है, इसके हिसाब से लोएस्ट या लीस्ट डेसिमल प्लेस कहते हैं इसको। यहाँ पे देखते हैं एक और है, एडिशन है, इसको एडिशन नहीं करते हम उसको सब्ट्रैक्शन करते थे सबसे अच्छा, तो दोनों रूल्स पता चल जाएंगे आपको। 25.060 माइनस 20.05, यहाँ पे देखिए कितने हैं, 3 प्लेसेस हैं आफ्टर डेसिमल। अब आप कहोगे सर आप बेकार में 0 लिखे हो, 2 प्लेस कर दो, मैं नहीं कर सकता, ये दिया हुआ है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 2 3 4 5 का, मैं अगर 0 हटा देता हूँ 4 का हो जाएगा, तो वो दूसरा नंबर हो जाएगा। तो जो नंबर आपको सिग्निफिकेंट दिया रहेगा उसी तरह से आप कॉपी कीजिएगा, और वर्किंग के टाइम में बाद में उसको यूज कर लीजिए जैसे कर लीजिए। जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 ही यहाँ पर 0, यहाँ पे 6 1 ये 0 डेसिमल, यहाँ पे 5 आएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर कितने प्लेस ऑफ डेसिमल है, तो आफ्टर डेसिमल पे 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको आंसर में क्या देना होगा, आपको आंसर तो ये तो कितना प्लेसेस आफ्टर डेसिमल है, ये 3 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल में, आपको ले जाना पड़ेगा कहाँ पे 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल में, तो आपका आंसर बन जाएगा ये डेसिमल प्लेस के बाद आपके 2 प्लेसेस ही केवल लिखने हैं। तो ये था आपका रूल्स फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये रिवीजन था। अब हम रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखते हैं। इसमें क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रूल करते हैं इसको। वहां पे क्या था, लीस्ट प्लेस ऑफ आफ्टर डेसिमल प्लेस था, यहाँ पे है लेकिन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रूल। अब इसको समझे पहले, देखिए ये 2 नंबर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, 865.2500। आप बता सकते हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आपको बताया था मैंने डेसिमल अगर होगा तो केवल आप फर्स्ट आप देखिएगा क्या नॉन जीरो, और उसके बाद जितने सारे नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आपके 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करना है किससे, तो 3.20 से। इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, तो यहाँ पे भी डेसिमल है, तो ये फर्स्ट आपका नॉन जीरो बनता है, यहाँ से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके बन जाते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 0 0 0 0, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 10 1 2 5, और यहाँ पे 10 1 12 13 1, और 2 16 17, और 3 से फिर मल्टीप्लाई करते हैं 3 0 0 15 1 6 7, उसके बाद आपका 7 यहाँ पे 15 15 1, यहाँ पे 18 19 1 24 25, तो ये नंबर है आपका 0 0 0 0 0 1 10, यहाँ पे हो गया 8 8 16 1 7 and 2। अब इसमें डेसिमल प्लेस कहाँ दोगे आप, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 के पहले यहाँ पे आप दोगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो यही देखेंगे, डेसिमल वाला नंबर है तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका नंबर जो आया वो 10 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला आया है, लेकिन मुझे चाहिए लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला नंबर। लीस्ट सिग्निफिकेंट किसके पास है, सेकेंड वाले के पास में, तो मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको बनाने होंगे। अब देखिए तमाशा ऐसा, आपको तो लग रहा होगा कि ये 2768 और उसके बाद डेसिमल के बाद कुछ 2768 लिखा हुआ है। अब मैं क्या करने वाला, देखिए इसको 3 सिग्निफिकेंट प्लेसेस मिलाने के लिए मैं लिखूंगा 2 7 और 6 लिखूंगा,
मेरे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए और मैं यहाँ पर अभी ऐसे लिख देता हूँ 8 को भी। तो कहने मतलब मैं लूंगा केवल ये पार्ट, मैं 8 को नहीं लूंगा। 2768 लिखा हुआ लेकिन मैं 276 ही लूंगा। तो 2076 और 2768 सेम नहीं होते, नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात हो रही है। तो आप लोगे इसी तरह से और इसको क्या करोगे, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करोगे। तो ये 5 से ज्यादा है तो ये आंसर जो आपका आएगा 2, 7 और 6 का +1, तो वही हो जाएगा आंसर आपका। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं डिवीजन का। देखिए मैं जानबूझकर जीरोस ले रहा हूँ समझाने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर कैसे बदल जाते हैं। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर है, ये आपका 1 यहाँ से डेसिमल नंबर शुरू हो गया, नॉन जीरो शुरू हो गया तो डेसिमल है, तो 1 2 3 4, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर है। इन दोनों को करते हैं तो देखिए यहाँ पे तो ये याद रखिएगा, पहले मैं 65 ऊपर और 6.500 नीचे लिखता हूँ। ये नंबर मैं पिछले क्लास में किया और मैं बता दूं कि उसमें जो आंसर मेरा आया है वो मैंने कहा है कि वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर का है, लेकिन एक्चुअली वो आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए था। मेरा 2 सिग्निफिकेंट, ये जानबूझकर गलती की गई है या अन्यास हो गया है वो आप जज कीजिएगा। मैं यहाँ पर इसी से रिवाइज कर रहा हूँ ताकि ये बात आप वहाँ पर हो सकता है आपको गलती नहीं दिखी होगी, आज समझ में क्या गलती मैं किया हूँ। देखिए तो यहाँ पे देखिए मैं करना चाहता हूँ वर्किंग ना, इसको पहले जो सिस्टम है 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल को 3 प्लेसेस आगे ले गया, तो यहाँ पे 3 जीरोस दूंगा। क्यों, इसके पास डेसिमल यहाँ पे था तो ऐसे 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 आगे। अब ये हो गया, अब लिखें क्या डिवीजन क्या कैसे करना है। 6 5 0 0 यहाँ पे ये है और यहाँ पे क्या है 6 5 0 0 0। अब कुछ बच्चे ऐसे कर लेंगे और कुछ बुद्धिमान बच्चे इसको काट दिए होते जीरोस को यहाँ पे, लेकिन मैं काट नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसे ही रखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए 1 टाइम जाएगा 6 5 0 0, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, एक 0 बचता है, 0 रख दे, तो आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आपका आ गया 10। अब आपको जानना है कि हमको क्या रूल है, रूल दिया हुआ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रूल। तो यहाँ पे इन दोनों में से जो जिसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है 2 है वही इस आंसर में आना चाहिए। आपको क्या लगता है यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? अगर आपको लगता है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो ये रॉन्ग है, यहाँ पर आपके 1 सिग्निफिकेंट फिगर ही केवल है। आप कहिए क्यों? क्योंकि देखिए मैंने रूल बताया था रूल के ट्रिक में कि अगर डेसिमल नहीं है तो आप नॉन जीरो कौन है यहाँ, ये नॉन जीरो से स्टार्ट कीजिए, नॉन जीरो तक जाइए। यहाँ पे नॉन जीरो से स्टार्ट करते हैं, नॉन जीरो तक जाने में बस एक ही आपको डिजिट मिलता है और इसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे तो ये बन जाता है ये। लेकिन मुझे तो चाहिए क्या 2SF। अब मैंने उसको क्या किया था पिछले दिन, मैं बता दूं क्या किया था, गलत ढंग से जान से मैं नहीं कहूँगा कैसे किया था, अब समझ लीजिए मैं गलती किया था। तो गलती से मैं ये कर दिया था, क्या था कि देखिए ऐसे कर दिया था, कहा कि चलिए ऐसे तो नहीं होता है तो ये पकड़ लीजिए डेसिमल हो गया, लेकिन डेसिमल जब हम दे देंगे तो नॉन जीरो के बाद सारे के सारे नंबर काउंट होंगे। यहाँ पे तो ये 3 डेसिमल प्लेस बन जाता है, हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया आंसर, ये भी आंसर रॉन्ग है। तो आंसर राइट क्या है, इसको कैसे हम लिखें, इसको लिखने का आंसर जो रियल आंसर है वो बनेगा आपका 10 तो है, लेकिन एक डेसिमल आप यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए। अब देखिए आपके पास नॉन जीरो शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे नॉन जीरो के बाद में डेसिमल मिल गया आपको, डेसिमल वाला नंबर है ये। डेसिमल वाला नंबर में क्या है, यहाँ पे तो डेसिमल नंबर नहीं था, यहीं पे नॉन जीरो खत्म, नॉन जीरो नहीं आपको मिला, लेकिन डेसिमल आप देते तो नॉन जीरो तो यहाँ शुरू हो गया और इसके बाद जितने लोग हैं आप सब सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। अब जाकर ये यहाँ पे सॉरी ये 3 सिग्निफिकेंट हो गया था और ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर बनता है। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, कहाँ लिखा था, पिछले क्लास में इसी क्वेश्चन के लिए लिखा था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, एक्चुअली वो है डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहले हम लोग देखने वाले हैं
डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखिए हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़े थे और उन्हीं से हम लोग उनके नंबर और यूनिट्स मिलाकर फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करते हैं। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज सारे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट निकालते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज का निकालते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ये डिराइव्ड यूनिट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द फंडामेंटल ये यूनिट्स ही होते हैं, तो इनको हम फंडामेंटल यूनिट्स को डायमेंशंस कहते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा उसको डिनोट करते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं पहले बताऊंगा, तब समझ में आएगा, तब थोड़ा आगे बताऊंगा। देखिए आपका अगर एरिया दिया हुआ है और कहा गया एरिया का आप डायमेंशन बताइए, तो एरिया बनता कैसे है? तो एक लेंथ लीजिए दूसरा लेंथ लीजिए, 2 लेंथ के यूनिट्स लगेंगे, यानी कि आपने इसको मीटर स्क्वायर में लिखा। लेकिन डायमेंशन दिखाने के लिए क्या करोगे? लेंथ का ही तो आपने 2 बार यूज किया है, तो लेंथ लिखिए ऐसे स्क्वायर में और स्क्वायर ब्रैकेट में और लेंथ का स्क्वायर दीजिए, तो ये हो गया, ये कहलाएंगे डायमेंशन। L इज द डायमेंशन और उसके पावर कितना लिया गया 2, तब जाके ये इसका ड्राइव यूनिट मिला किसका? एरिया का। उसी तरह अगर वॉल्यूम लेते तो लिखते L इंटू L और इसका यूनिट यहाँ पे एक्चुअली लिख दे रहा हूँ, यूनिट तो अलग अलग सिस्टम में अलग होता है, यहाँ पे ऐसा यूनिट का मैं लिख रहा हूँ, तो उस लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए L जो डायमेंशन जो है यहाँ पे लेंथ का जो डायमेंशन है उसको हमने 3 बार लिया, मैंने पावर को 3 कर दिया। अब एक और मैं लेता हूँ वेलोसिटी या स्पीड। तो वेलोसिटी और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? वेलोसिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट, और आप स्पीड लिखते तो डिस्टेंस लिखते अपॉन टाइम लिखते, टाइम का यूनिट। एक्चुअली ये टाइम लिखा मैं, तो यहाँ पर भी इसका यूनिट लेना है आपको और यहाँ पर भी इसका यूनिट लेना है। ऐसा यूनिट लेके दिखाते हैं आप, तो क्या लिखते हैं आप? डिस्प्लेसमेंट के लिए आप लिखते हैं मीटर यूनिट और इसके लिए लिखते हैं सेकेंड को डाउन लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे? डायमेंशंस इसके हो जाएंगे, मीटर वन है लेंथ का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन है सेकेंड और पावर 2 -1 है, ऐसे इसको पावर 2 रूप में हम इसको डिटरमाइन कर देंगे। अब ऐसे हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, अलग अलग जगह पे इनका इस्तेमाल होगा डिराइव यूनिट्स में, और इस तरह डिराइव यूनिट्स के डायमेंशन को हम मेंशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स। तो 7 कौन कौन से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट आप जो स्लाइड था उसमें आपने देखा क्या था? मास होता है, m लेते हैं, लेंथ होता है L लेते हैं, T लेते हैं फॉर टाइम। उसके बाद आपका क्या है? मान लीजिए करंट आ जाता है, करंट के लिए एम्पियर लेते हैं, A लेते हैं, ठीक है? उसके बाद टेम्परेचर थीटा लेते हैं, यही 5 एक्चुअली लेते हैं, लेकिन और है मोल है तो MOL लिख सकते हैं, लेकिन लिखते नहीं है, उसका डायमेंशन लगता नहीं है, वो केमिस्ट्री का पार्टिकल्स हो जाता है। और कैंडिला का मैंने बताया कि उतना यूज होता नहीं, ठीक है? तो ये 7 आपके हैं, लेकिन मैकेनिक्स में जो कि क्लास 11 का जो जान है उसमें केवल आपको 3 डायमेंशन ही यूज करने को मिलते हैं, वो है मास का, लेंथ का और टाइम का। तो इनको ही अगर हम सबको लिखें तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये तीनों बहुत यूज होते हैं फ्रीक्वेंटली इन मैकेनिक्स, तो इसको हम ऐसे डिनोट कर देंगे, ठीक है? मास, लेंथ और टाइम कर, यहाँ पे मास और टाइम तो है ही नहीं, हाँ नहीं है, तो आपका तो L का तो है ना, और मास का कितना है? 0 है, टाइम का कितना है? 0 है। उसी तरह इसका देख लेते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मास L टाइम -1, यहाँ पे 1 है समझा, तो ये मास यहाँ पे नहीं है तो क्या 0 दे दीजिए। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग यूनिट्स इन डायमेंशनल फॉर्म ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक चार्ट दिया हुआ है, 24 यहाँ पे आपके फिजिकल यूनिट्स दिए हैं, जिसका डिराइव्ड यहाँ पे फॉर्म में यूनिट्स लिखे हुए हैं और डायमेंशंस भी लिखे हुए हैं। ये केवल 24 यहाँ पे है, लेकिन अगर आप अपना देखते हो अपेंडिसेस जो है आपके फिजिक्स बुक के एंड में, वहाँ पे बहुत सारे हैं, लगभग 100 टच कर जाए, 90 समथिंग, 90 के आसपास। तो ये इतने सारे क्या पढ़ने हैं? हाँ पढ़ने तो होंगे आपको, लेकिन एक चीज में सुविधा ये है कि आपको एक साथ नहीं पढ़ने होंगे।
क्योंकि जब तक आप यूनिट्स नहीं जानोगे तो डायमेंशंस कैसे जानोगे, यूनिट्स कब जानोगे जब इनको फिजिकल क्वांटिटीज को पहचानोगे। तो मैं एक काम किया हूँ यहाँ पर, जो ज़्यादातर क्लास 11 में यूनिट्स आएंगे, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे काम में आएंगे, जिसको मैकेनिक्स कहते हैं, उन्हीं का कुछ हिस्सा मैं लिया हूँ, 24 के करीब में लिया हूँ, और उन्हीं का डायमेंशन सिखाता हूँ। अभी इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म ये आपके थोड़े बाहर के हो जाते हैं, तो मैं उसको थोड़ा परहेज करके जो आपसे हो सकता है, समझ में आ सकते हैं, पल्ले पड़े, इतना ही मैं लिया हूँ फिजिकल क्वांटिटीज, और उनका हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, क्या डायमेंशन बनता है देखेंगे। और यहाँ 24 है, एक स्लाइड में तो पूरा नहीं कह सकता, हम ये काम कर सकते हैं इसको 1/4 करके, यानी 6 करके एक स्लाइड में करके आपको हम समझा सकते हैं कैसे ये डायमेंशन निकलते हैं। तो पहले 6 का आप प्लॉट देखते हैं, यहाँ पे देखें हम, और इसको समझे कैसे डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, इसके कैसे इसके डायमेंशंस निकालेंगे। तो पहले देखिए लिखा हुआ है एरिया, ठीक है। एरिया का कैसे निकालेंगे हम, एरिया क्या होता है अभी तो मैंने दिखा दिया एरिया का, लेकिन फिर एरिया होता है मीटर स्क्वायर, आप यूनिट जानते हो, यानी कि 2 लेंथ के यूनिट्स है, तो आप एल स्क्वायर लिख दोगे। मैंने कहा कि ज्यादा अच्छा होता है क्या, आप एम, एल और टी तीनों में आप एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर हो जाएगा और ये 0 0 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे भी छोड़ोगे तो गलत नहीं है। आंसर्स में कभी कभी ऐसे भी होंगे, तो पहचानने की तो कम से कम आपको हुनर होनी चाहिए। उसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या है, मीटर क्यूब, आप जानते हो यूनिट होता है यहाँ पे मीटर क्यूब, और उसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप, तो एल क्यूब लिख दोगे, और मीटर 0 L3 T0 ऐसे लिख दोगे। उसके बाद है आपका वेलोसिटी, वो भी मैं दिखा चुका हूँ आपको। तो वेलोसिटी वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यानी कि लेंथ और टाइम का -1 ऐसे लिख दीजिए, या फिर इसको आप लिख सकते हो m0 L1 लिखने की जरूरत नहीं है, T-1 ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद है आपके पास फोर्स। तो फोर्स के बारे में बता दो, फोर्स कैसे आप समझोगे पहले तो भी तो जानना। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन छूट गया है, तो मैं एक्सेलरेशन यहाँ पे कर देता हूँ पहले 4 नंबर का। तो एक्सेलरेशन इसको डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअली ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अब वेलोसिटी का तो आप जानते हो मीटर पर सेकेंड होता है, और एक और टाइम है तो पर सेकेंड और बढ़ गया, ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको लिख सकते हो आप मीटर सेकेंड -2। अब इसका जो डायमेंशन लिखोगे क्या लिखोगे आप, तो देखिए मास तो है नहीं, मास के लिए m0 है। लेंथ कितना है, मीटर में 1 बार लिखा हुआ, 1 लिख दीजिए, और टाइम कितना है, तो -2 है, तो आप -2 लिख दीजिए। ये बन गया आपका डायमेंशन फॉर एक्सेलरेशन। अब जो एक्सीलरेशन जो इनटू मास जो बनता है वो फोर्स बनता है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि kg इसके लिए, और इसके लिए मैंने अभी बताया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको डायमेंशन के रूप में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे मास है तो मास पावर टू 1 है, मीटर भी है, वन लेंथ है तो L पावर टू 1 है, एंड T क्या हो जाता है -2, यानी कि तीनों आपके यहाँ पे डायमेंशन यूज हो रहे हैं प्रॉपर्ली। अब देखते हैं लास्ट जो है वर्क या एनर्जी। तो वर्क या एनर्जी में बता दूं, वर्क एनर्जी दोनों का याद कर लीजिए, ये डायमेंशन सेम होता है। तो ये क्या होता है, फोर्स, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया फोर्स का यूनिट, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, मैं यहीं से बता रहा हूँ डायमेंशन। तो इसका हो जाएगा m1 L1 T-2, और डिस्प्लेसमेंट का आपका क्या हुआ, एक लेंथ है ना, तो 1 L पावर टू 1 हो जाएगा। तो आप ऐसे, अब ये मैं जानबूझ कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे आपको कैलकुलेशंस करने होंगे। m1 L1 + 1 एंड T -2 ऐसे हो जाएगा,
और ये बन जाएगा m1 L2 T-2 और इस तरह से आपको डायमेंशन ऑफ वर्क या एनर्जी मिल गया। ठीक है, तो ये चीज और बता दूं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे m पावर टू 0 T पावर टू 0 जहाँ 0 है वो भी दिखाया, लेकिन मैं जब कैलकुलेशंस आगे करूंगा तो मैं चाहूंगा कि जल्दी क्लास खत्म हो, वेस्ट ना हो इस काम में, तो मैं लिखूंगा इस तरह से लिखूंगा। आपको समझना है कि एक्सप्रेस ऐसे किया जा सकता है। तो पहले 6 हम लोग जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है उसके यूनिट्स का हमने डायमेंशन निकाला। अब नेक्स्ट 6 डिराइव यूनिट्स के हम डायमेंशंस निकालेंगे। तो पहला है आपका पावर, यहाँ पर पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी मतलब वर्क हो गया, वर्क का और फोर्स का हुआ, ये सब आप एक तरह से डायमेंशंस याद कर लीजिए। मैं समझा रहा हूँ। फोर्स का मैंने बताया क्या, तो केजी होगा तो m पावर टू 1 होगा, उसके बाद मीटर यानी कि एल, और टी एक्सलेशन है ना तो T-2 हो जाएगा, इनटू एल करने से वो बन जाएगा आपका वर्क का। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फिर से टी टाइम है, तो एक यहाँ पे आपके बगल में लिख दीजिए T-1, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा ये m, और यहाँ पे 2-1 हो जाएगा, तो यानी कि L1 T-2, ये पावर का आपका डायमेंशन हो गया। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का याद कर लीजिएगा M L T-2, और एरिया के लिए आपका L² आएगा यहाँ पे, तो उसको आप यहाँ पे उठा के लेके चलिए L-2 कर दीजिए। तो अल्टीमेटली क्या बन गया आपका, ये एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ML-1, यहाँ पे 1 है तो 1-2 -1 आ जाएगा, और T-2। इस तरह से आपको प्रेशर का ये डायमेंशन मिल जाता है। लीनियर मोमेंटम याद रखिए, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम लिख रहा हूँ। एक मोमेंटम होता है एंगुलर मोमेंटम, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसका ये एक्चुअली लीनियर मोमेंटम अलग चीज है। इम्पल्स भी होता है, उसका भी यूनिट यही होता है, इसलिए दोनों को हम लोग एक साथ में सीख रहे हैं, ये सेम नहीं है। ठीक है, अब इसका क्या होगा, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू आपके वेलोसिटी। एक्चुअली होता है मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, तो वो चेंज इन वेलोसिटी का भी तो यूनिट वेलोसिटी का यूनिट होगा। मास का क्या होगा, आप केजी लिख दोगे, वेलोसिटी के लिए क्या लिखोगे, मीटर पर सेकंड लिख दोगे आप। उसके हिसाब से आपका क्या बना, m पावर टू 1 बना, l पावर टू 1 बना, और s के लिए आप t लिखोगे t पावर टू -1 बना। तो इस तरह से आपको लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन मिल गया। डेंसिटी का देखते हैं, डेंसिटी क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। तो मास का क्या लिखोगे आप, केजी लिखोगे, वॉल्यूम के लिए क्या लिखोगे, सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे, तो इसको ऐसे लिख दो केजी सेंटीमीटर -3 ऐसे लिख दोगे। सेंटीमीटर सॉरी मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पर मीटर कर दीजिए, एक केजी ऐसा ही है आपका, क्या बन गया एक सीजीएस गलत। तो ये लिखिए मास केजी, और इसको लिखिए मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको अल्टीमेटली लिखिए केजी मीटर -क्यूब, और डायमेंशन इसके क्या बनेंगे, केजी के लिए आप लिखोगे m और 1, m के लिए मीटर के लिए लिखो L -3, एंड t का ऑटो 0 हो गया। तो ये था आपका डेंसिटी। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन एक्चुअली होता है चेंज, जब हम किसी चीज को टांगते हैं या ऐसे दाबते हैं तो चेंज होती है उसकी लेंथ, थोड़ी सी भी चेंज हो, सॉलिड चीज हो, तो रबर है तो ज्यादा चेंज हो जाएगा, इसके हम तो रबर लंबा हो जाता है ना। तो चेंज इन लेंथ, स्ट्रेन इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन द लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ। अब इसका अगर मीटर पकड़ते हो और इसका भी मीटर पकड़ते हो, कट के इसके यूनिट्स 9 यूनिट्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 9 यूनिट्स। और 9 यूनिट्स वाला चीज जो होगा क्या होगा, डायमेंशन
लेस होगा, ठीक है, डायमेंशन लेस होगा। नो यूनिट वाला जो कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी हो उसका क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। ये फिजिकल क्वांटिटी कैसे है, तो इसको कट गया, एक्चुअली रेशियो कट गया है। तो उसके बाद क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको वाई से, ये एक्चुअली हम लोग जब सॉलिड्स का पढ़ेंगे, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है सेकंड बुक का, आपका क्लास 11 का, तो उसमें होता है एक्चुअली एफ अपॉन ए और डेल्टा एल अपॉन एल, तो ऊपर चले जाते हैं, तो ये दोनों यूनिट कट जाते, यूनिट काट रहा हूँ उसमें नहीं, हम एक्चुअली एफ अपॉन ए ही पाते हैं। तो इसका हो जाता है फोर्स। फोर्स का यूनिट जो है आप लिखिए, तो यही आपका आएगा, ठीक है, क्या आएगा, ये वाला है। प्रेशर का जो है, प्रेशर का यूनिट, तो वो बनता क्या है पहले बता दूं। तो फोर्स के लिए एक्चुअली हम लोग लिखते हैं न्यूटन, ये याद रखिएगा, लेकिन न्यूटन से आपको डायमेंशंस नहीं मिलने वाले। और यहाँ पर इसके लिए मीटर स्क्वायर लिखो तो मीटर -2 लिख दोगे। प्रेशर में भी ये लिख सकते हो प्रेशर में, लेकिन ऐसे नहीं लिख के हम लोग इसको देखिए, इसका बता देता हूँ। यहाँ पर न्यूटन मीटर -2, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सम्मिलित रूप से हम लोग पास्कल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक नया नाम दे सकते हैं, पास्कल। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पर अलग अलग यूनिट्स को दे दिया गया। यहाँ पर लेकिन आप मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखो तो इसको पास्कल नहीं कहोगे, ऐसे ही छोड़ोगे। लेकिन डायमेंशन कैसे लिखेंगे, तो न्यूटन तो फोर्स का है, वो है केजी मीटर सेकेंड -2, और फिर यहाँ पे मीटर आपके पास -2 है। तो इसका डायमेंशन करने के लिए m का तो मास का तो 1 है, m आपके +1 है, -3 सॉरी -2 है, यानी कि आपका l जो है -1 हो गया, और सेकेंड है, तो यानी कि टाइम आपके पास है -2। तो ये डायमेंशन होता है, ये डायमेंशन देखिए और ये डायमेंशन देखिए, दोनों आपके सेम हो गए। प्रेशर एंड यंग्स मॉड्यूलस कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कह सकते हो, ये दोनों सेम हो गए। यूनिट अलग अलग है, अलग अलग काम होगा, लेकिन डायमेंशन सेम हो जाती है। यहाँ पे देखिए लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स के डायमेंशन सेम हो गए, लेकिन ये अलग अलग क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज है। तो कभी कभी ये बात डिस्कस करूंगा, ये मैं जस्ट मार्क करके रख रहा हूँ आपके लिए, ताकि डायमेंशन में जो खामियां वही जानना जरूरी है यहाँ पे। अब देखते हैं इस स्लाइड को, इसमें आपको बहुत सारे अनजाने कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज देखने को मिल रहे हैं, जिनके बारे में एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे बाद में। कुछ फ्लूइड्स के चैप्टर से हैं, कुछ रोटेशन के चैप्टर से हैं, तो आपको अभी समझ नहीं आए, मैं समझाते हुए इनको इनका डायमेंशन निकालूंगा। पहला आप देखिए सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन लिक्विड के चैप्टर में आएगा। ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का तो अभी तक आप डायमेंशन सीख गए होंगे, mL/T-2, और L यहाँ पे नीचे में देख, एक L ऊपर में जाएगा, एक L ऊपर में जाएगा, -1 होगा, यहाँ पे +1 है, ये दोनों L कट जाएंगे, आपको डायमेंशंस मिल जाएंगे m/T-2। ये था पहला। और उसके बाद वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट ये आपको लिक्विड के चैप्टर में मिलेगा, फ्लूइड्स के चैप्टर में, ठीक है भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, पहले तो लिख दूं, ये होता है V/X। मतलब क्या, देखिए आप अगर एक फ्लोर पर फ्लूइड डाल देते हो और उसमें फोर्स अप्लाई करते हो, फ्लूइड का मैं बहुत सारे लेयर्स बना देता हूँ, ठीक है ना, और लेयर्स बना देता हूँ, और जब फोर्स अप्लाई करते हो देखो फ्लूइड जाएगा कैसे, चलेगा कैसे, इधर वाला हिस्सा ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, इधर थोड़ा और कम, इधर कम, और ये वाला सबसे कम। ये जो स्पीड बढ़ गई है, ये जैसे डिस्टेंस जो सरफेस उसका जो है जिस पर वो फ्लो कर रहा है, उससे डिस्टेंस जितनी x बढ़ रही है उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। इसी को हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। और वेलोसिटी का आप तो जानते हो डायमेंशन क्या होता है, क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड होता है ना, तो मीटर का मतलब होगा लेंथ टाइम -1, और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी लेंथ होगा, लेंथ काट दीजिए, इसका डायमेंशन जो बनता है T-1 बनता है। उसके बाद हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जानने के पहले आपको एक चीज जाना, फ्लूइड में आप जब इसी फिगर का बात कर रहे हैं, इस फ्लूइड को अगर जो फोर्स अप्लाई किया गया, अगर ये देखते हैं तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो किस पर डिपेंड करता है फोर्स, वो डिपेंड करता है आपका एरिया
ऑफ द फ्लूइड एंड इसके ऊपर वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम इक्वेट करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बनेगा ईटा और फिर ए वी और एक्स आएगा। हमको ईटा खोजना है ना, तो ईटा खोजना तो हम ऐसे ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इंटरचेंज नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ 1 अपॉन वी अपॉन एक्स लिख देता हूँ, क्योंकि ये पूरा जो है मुझे पता है, कहाँ पता है, यहाँ पर पता है, तो इसका डायमेंशन में डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना। चलो अब देखते हैं यहाँ पे ईटा इज का डायमेंशन क्या बनेगा, एक बार लिख देता हूँ आपको क्लियर है। एफ अपॉन ए दिया हुआ है और इनटू 1 अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्स के लिए एम एल टी माइनस 2, एरिया के लिए आपका यहाँ पे एल माइनस 2 पड़ जाएगा। ये कितना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑलरेडी टी माइनस 1 है, ऊपर जाएगा तो टी प्लस 1 बनेगा। यहाँ पे देखिए अब सबको एसएमएल करते हैं, एम तो एक ही रहेगा, एल जो है यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे माइनस 2 है तो एल माइनस 1 हो गया, टी आपका माइनस 2 है प्लस 1 यानी कि टी माइनस 1 हो गया। तो ये आपका बना इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आपका डायमेंशन क्या, m1 l माइनस 1 t माइनस 1। उसके बाद हम चले जाते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको g लिखते हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में लिखने से पहले मैं एक रिलेशन बताऊंगा आपको, F इज इक्वल टू g m1 मास 1 मास 2 अपॉन r स्क्वायर, उसको मैं g निकाल सकता हूँ वहां से, तो F इंटू आर स्क्वायर, और ये मास जो है सेम मास हो जाए तो मास स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, फोर्स के लिए लिख सकते हैं एम एल टी माइनस 2, आर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर लिख सकते हैं, मास के लिए क्या एम स्क्वायर लिखे, लेकिन वो ऊपर जाएगा तो वो एम माइनस 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 है तो ये एम माइनस 1, उसके बाद एल सॉरी माइनस 1 नहीं, हाँ माइनस 1, उसके बाद एल अकेले नहीं है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एल 3 और पावर, और माइनस 2 होगा आपका पावर टी का। तो ये मिला आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अब देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं। अभी ये रोटेशन के चैप्टर में है, डिटेल्स इसका नहीं बता सकते, एक जनरल इसका फॉर्मूला मैं बताऊं, रिंग के लिए जो इनर्शिया है तो मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। तो उसको क्या लिख सकते हो आप, मास के लिए आप क्या लिखोगे, मास के लिए m लिखोगे, डिस्टेंस से क्या लिखोगे, l लिखोगे और स्क्वायर कर दो। यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। एक्चुअली एक रिलेशन है, आपको जानना पड़ेगा इसके लिए कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर, क्या v इज इक्वल टू ओमेगा, हम कह सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर हो जाएगा, v अपॉन आर। तो ये v अपॉन आर हो गया। v का आप जानते हो क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर में लेंथ पर सेकेंड ऐसे हो गया, r में लेंथ होता है तो कैंसिल कीजिए, और ये t माइनस 1 ही इसका भी यूनिट डायमेंशन है। तो एक्चुअली ये थे डायमेंशंस ऑफ ये जो नए टर्म्स थे उनके। अब लास्ट स्लाइड में जाएंगे ताकि हमारे 24 जो डिराइव यूनिट्स हम लिए हैं उन सारे के सारे डायमेंशंस सीख सकें। अब देखते हैं लास्ट स्लाइड और इसके डायमेंशंस खोजते हैं। तो पहला है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसमें भी बता दूं कि नॉर्मल एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन ए से हम डिनोट करते हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से, तो अल्फा इंटू आर इज इक्वल टू ए, ये रिलेशन है। इससे हमको एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर। अब ए का आप जानते हो डायमेंशन क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि लेंथ टी माइनस 2 और आर नीचे में है तो एल होगा, तो कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया टी माइनस 2। उसके बाद है आपका एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए लीनियर मोमेंटम मैंने बताया था, अब ये एंगुलर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं और एंगुलर को L से, तो P इंटू आर या R इंटू P लिखते हैं। तो यहाँ पर उसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, R इंटू एम वी हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं
mvr हो जाता है, क्योंकि हम बोले थे ना मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी होता है लीनियर मोमेंटम। mvr का एक्चुअली खोजना हमें क्या डायमेंशन, m का आप जानते हो क्या होगा, क्या होगा m का तो m ही होगा, m मतलब kg जो है। अच्छा वेलोसिटी का क्या होगा l अपॉन t माइनस 1 होगा, r के लिए क्या होगा l होगा। अल्टीमेटली क्या बन गया m, ये पावर्स ऐड हो जाएंगे t माइनस 1। इस तरह से आपको मिल गया क्या लीनियर मोमेंटम का स्पेसिफिक हीट। अब हीट का इक्वेशन आप जानते होंगे, Q इज इक्वल टू m, कोई C लिखता है कोई S लिखता है, मैं यहाँ पे C ही लिख देता हूँ, इनटू चेंज इन टेम्परेचर TMP लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम एंड टेम्परेचर में कंफ्यूज नहीं करवाना चाहता हूँ। इससे मुझे खोजना क्या है, मुझे ये C खोजना है, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन M और चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ पे तीन जो यूनिट्स ले रहे थे उसमें से अब एक एक्स्ट्रा यूनिट हमको यूज करना पड़ेगा, अब उसको हम सीखेंगे कैसे। देखिए अब पहले क्या Q क्या है, Q इज एक्चुअली हीट इज इक्वल टू हीट क्या है, हीट एनर्जी। एनर्जी यानी क्या, कौन सा उसके डायमेंशन होंगे, डायमेंशन ऑफ वर्क होगा। तो वर्क का डायमेंशन आप लिखिए mL2T माइनस 2, ये लिख दिया मैंने वर्क का या एनर्जी का। अब आपने यहाँ पे क्या लिखा, मास लिखा हुआ है, उसके लिए m इक्वल लिख दीजिए। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो साइन है आप थीटा ले सकते हो या k ले सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपके। तो यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ, ऑप्शन में दिया रहेगा k भी दिया तो एक्सेप्ट कर लोगे आप, और थीटा भी दिया रहेगा तो एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे k लेके थीटा लेके कर रहा हूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। m तो कट गया, और क्या बचा आपके पास, l स्क्वायर बचा, t माइनस 2 बचा, और थीटा का क्या करें, थीटा को ऊपर ले जाना पड़ेगा ना, थीटा माइनस 1 हो जाएगा, यही उसके डायमेंशन हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, ये तो स्पेसिफिक हीट आप दे रहे हो तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो कभी भी देते पानी गर्म कर रहे हो तो जैसे मान लीजिए आप हीट दे रहे हो तो 30 डिग्री से वो 35 डिग्री हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आप हीट देते हो लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता या घटता है, माने ठंडा करते हुए गर्म करते हो। जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट है, आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड लीजिए आपका बॉइलिंग पॉइंट है। ये सब पॉइंट्स पे आप देखो कुछ देर के लिए टेम्परेचर का चेंज होना बंद हो जाता है। अगर आई से आप हीट कर रहे हो 0 पर आ गया तो जब तक पूरा गल नहीं जा रहा तब तक टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ेगा, 0 पर ही हट करेगा। उसी तरह से आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप कभी वाटर को आप गर्म कर रहे हो, गर्म करते करते 100 हो गया, अब भाप बनने लगा, वाटर कभी भी 101, 10, 120 नहीं बनने वाला, अब वेपर में पूरा कन्वर्ट होगा, वो वेपर में कन्वर्ट 100 डिग्री पर ही होगा, पूरा पानी खत्म होगा। अब वेपर का टेम्परेचर बढ़ सकता है, वाटर का टेम्परेचर 100 पर ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कहते हैं लेटेंट, छुपा हुआ हीट, जो टेम्परेचर नहीं बढ़ाता है उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको Q लेते हैं और ml ऐसे लिखते हैं, Q इज इक्वल टू ml लिखते हैं। यहाँ पे हमको L चाहिए ना, एक्चुअली क्वांटिटी ऑफ हीट और लेटेंट हीट के रूप में है, इसको लिखेंगे L इज इक्वल टू Q अपॉन M। Q है क्या, एनर्जी है, M L स्क्वायर T माइनस 2, और ये क्या है, M है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा M स्क्वायर T माइनस 2, ये बनेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखोगे तो वहां पे एक रिलेशन आता है, एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पकड़ लीजिए टाइम पीरियड, तो उसका आप कैसे हिसाब करोगे, तो आपको खोजना क्या है, आपको ये कांस्टेंट H प्लैंक्स कांस्टेंट खोजना है, H इज इक्वल टू E अपॉन न्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए एनर्जी के लिए फिर क्या, एनर्जी का है mL2T माइनस 2 सॉरी, और यहाँ पे क्या है T माइनस 1 नीचे है, तो ये जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा mL2T माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, ये L। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन मिल गया। उसके बाद यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैसे खोजते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। तो आप देखे होंगे ये गैस इक्वेशन, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन जो है,
PV is equal to nRT। ये जो R है इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, और यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या बन जाता है आपका PV/NT। ठीक है, यहाँ पे क्या है, T है टेम्परेचर, ठीक है, टाइम नहीं है, क्या है ये टेम्परेचर है। आप चाहोगे तो अब अलग अलग इसका डायमेंशन के लिए प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स मैं लिख दिया पहले, ठीक है, एरिया के लिए मैं अपॉन लिख रहा हूँ माइनस, ये क्या है वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए क्या लिखा हुआ है L। नंबर ऑफ मोल्स के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन इसके लिए थीटा लिख देंगे। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, एरिया में गलत लिख दिया हूँ, एरिया नहीं लिखना चाहिए, एरिया गलत लिख दिया होगा, एरिया मीन्स लेंथ -2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, m एक ही है, L कितने 3 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो हो गया 4 -2, L +2 आ जाएगा, T -2 हो जाएगा, थीटा ऊपर जाएगा, थीटा -1 हो जाएगा। ये डायमेंशन हो गया आपका किसका, आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। तो इस तरह से देखिए मैंने फॉर्मूला दिखाकर केवल आपको यहाँ पे दिए हुए यूनिट्स को मैंने नहीं यूज किया, मैं आपको फॉर्मूला दिखाया, सबका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है एक तरह से, और उसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे मैंने दिखाया। मुझे उम्मीद है कि ये 4 स्लाइड देखने के बाद में आप इजीली डायमेंशंस निकाल पाओगे ड्राइविंग यूनिट्स का। अब देखते हैं क्वेश्चन जो कि 2022 में आया हुआ है नीट में, तो अब क्वेश्चन देख के समझ पा रहे हैं कि आप ये सब नहीं कर पाओगे। क्या लिखा है, डायमेंशन दे दिया आपको और बोला कि ये सारे जो है आपके फिजिकल क्वांटिटीज, इसमें से किसी पोजीशन में 24 जो सिखाया है उसमें कोई नहीं है, यानी कि ये सारे के सारे कहाँ पे आएंगे, क्लास 12 में आएंगे। तो फिर मैं क्लास 12 पढ़ाया नहीं गया, तो फिर एक्चुअली मैं इसको टच कर रहा हूँ। एक्चुअली डायमेंशन से रिलेटेड है, मैंने कहा कि आप जाइए एनसीईआरटी के पीछे में बहुत सारे चार्ट हैं, तो उसको अभी मैं नहीं कहूँगा इस तरह से रन कीजिए, आप जो मैं 24 दिया हूँ उसमें रन कर लीजिए। बाकी आपका जो धीरे धीरे जैसे चैप्टर्स हैं वो हम प्रैक्टिस करते रहिए, एंड ऑफ द चैप्टर कितने आपको डिराइव यूनिट्स मिलते हैं और उनका क्या बनेगा डायमेंशन, तो उस तरह से आपको डायमेंशन याद करने होंगे। ये तो चैप्टर आपको पढ़ा हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं आपको हेल्प करने के लिए इंफॉर्मेटिव कर देता हूँ, जो क्वेश्चंस नहीं तरह से डील कर रहा हूँ। देखिए एक्चुअली ये क्या है, आंसर में बता देता हूँ, इसका आंसर होगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, उसको म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। एक्चुअली मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल टू सपोर्ट मैग्नेटिक फील्ड डेवलपमेंट। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये डेफिनेशन है इसका, तो मैं जस्ट समझाने के लिए लिख दिया हूँ। आपको केवल समझिए कि देखिए दो बातें कि इसकी एसआई यूनिट जो होती है हेनरी पर मीटर होते हैं, हेनरी भी आप नहीं जानते, लेकिन आप ये जानते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर है, सॉरी ये पर एम्पियर स्क्वायर, याद रखिएगा ये क्या है, पर एम्पियर स्क्वायर, एरिया नहीं है, क्या है ये पर एम्पियर स्क्वायर। आप जानते हो ए तो लिखते नहीं है ना, एरिया लिखते तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे क्या है, ये न्यू इज इक्वल टू यूनिट क्या होगा न्यूटन, ऐसे लिखा होगा ए स्क्वायर जो है ये एक्चुअली ऐसे होगा न्यूटन अपॉन एम्पियर। इलेक्ट्रिसिटी की बात आ गई ना, स्क्वायर तो ऐसे लिखा हुआ है। ये मैग्नेट एंड एक्चुअली देखोगे आप, बचपन में हम सोचते हैं कि मैग्नेट अलग चीज होता है, इलेक्ट्रिसिटी अलग से होता है, नहीं, ये दोनों एक पॉइंट के दो पहलू हैं। एक तरफ आप अगर इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हो तो कन्वर्ट होता है, मैग्नेटिज्म में मैग्नेट है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी में, ये बाद में आपको क्लियर होगा, अभी क्लास 11 में उतना आपको नहीं समझ में आएगा। और ये म्यू जो होता है ये V/H, जहाँ V जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाता है और H जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाता है, ये इसका रिलेशन है। अभी आपको नहीं लगे, मैं इसके सहारे आपको यूनिट बताने की कोशिश करता हूँ, ये आता है कि नहीं। तो देखिए न्यूटन का आप जानते हो, न्यूटन क्या होता है mL/T-2, और ये एम्पियर है, क्या देखिए एम्पियर तो ए नहीं है कि आप इसको एल कर दीजिए, एम्पियर को एम्पियर में लिखिएगा, उसको चेंज नहीं कीजिएगा। मैंने कहा था मैकेनिक्स में लगते उसकी नहीं लगता है, लेकिन मैंने ये भी बताया कि हीट अगर आ जाए तो क्या करोगे आप, हीट आएगा तो आप
थीटा में लिखो या के में लिखोगे, उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का आ जाएगा मेजरमेंट, तो उसको आप ए के एम्पियर के रूप में लिखोगे। और कैंडिला आता नहीं है और मोल जो है ज़्यादा केमिस्ट्री में आता है, तो यहाँ पे आएगा नहीं। तो ये 5 आपको ऐसे डायमेंशन पे बेसिक जो यूनिट्स है, फंडामेंटल यूनिट्स, उसको यूज करने का तरीका आपको सीखना चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर लिखा होता है, -2 हो जाए, तो ये बनता है इसका डायमेंशन, जो हमारा आंसर मिलता है इससे। मैं इसको केवल डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन बनाया हूँ, सॉल्व करने के लिए नहीं। ये क्वेश्चन जो है 2021 नीट का है, और ये आप कर सको क्योंकि ये दोनों जो है यूनिट्स, हम यूनिट्स एनर्जी एंड जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये दोनों हम कर चुके हैं। तो हम E/G का भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। E/G का डायमेंशन निकालना है। अब E क्या होता है, तो वो तो आप जानते हो एनर्जी होता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं डायमेंशन से एनर्जी ले लेता हूँ। G का वो बनाना है। G इज इक्वल टू क्या होता है, G इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन मास, ऊपर चलेगा मास स्क्वायर। तो ये हो गया फोर्स इज इक्वल टू, होता है फोर्स इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। अब G को रखे एक तरफ, यहाँ पे फोर्स इंटू आर स्क्वायर हो गया, मास स्क्वायर नीचे गया ऊपर चला। अब इसको आप डायमेंशन के हिसाब से लिखेंगे। एनर्जी क्या लिखेंगे डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन M/L/2T-2, ठीक है। मास के लिए क्या लिखोगे आप, M² लिखोगे। फोर्स के लिए क्या लिखोगे आप, M/L/T-2 लिखोगे आप। और R² के लिए क्या लिखोगे, L²। M एक काट देता हूँ यहाँ पे, L² ये काट देता हूँ, थोड़ा इजी कर देना होता है, तो -2 कट जाएगा। बचा मेरे पास क्या, ऊपर में मेरे पास बचा है M², और नीचे में क्या बचा L, तो ऊपर चला जाएगा -1 हो जाएगा। तो अगर ये आंसर कहीं है तो सही है, तो M² L- तो ये देखिए इसको मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, M² लिखिएगा, L-1 लिखिएगा, T 0 हो जाएगा। ये जो आंसर है आपका राइट आंसर है। ऐसे भी लिख देते हैं, और फिर इसको अलग अलग भी आप करके लिख सकते हो, M² L-1 जैसा दिया रहेगा आंसर में, उस तरह से आप उसको समझ लीजिएगा। ये है आपका आंसर, और ये बनता है ये वाला आंसर, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है 2020 का, ये कोविड ईयर का है। तो ये देखिए डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, पहले नंबर स्ट्रेस का डायमेंशन बोलिए, स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। हम आपको जब पढ़ा रहे थे यंग मॉड्यूलस इलास्टिसिटी मॉड्यूलस पढ़ा रहे थे, तो उसमें F/A लिखा था, वो एक्चुअली स्ट्रेस ही था, वो स्ट्रेस था एक्चुअली। स्ट्रेस ये जो Y होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मैंने स्ट्रेस के लिए लिखा था F/A, और स्ट्रेन के लिए लिखा था डेल्टा L/L। ऐसे दो भाग में लिखा था, ये समझिए उलट गया है यहाँ पे स्ट्रेन। तो ये था एक्चुअली वहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे उसी का हिस्सा है स्ट्रेस वाला। ये वाला जो क्वेश्चन है स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है, ठीक है ना। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया ये यूनिट नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए फोर्स आप जानते हो M/L/T-2, एरिया का क्या लिखोगे, L² पे L-2 लिखो। तो फाइनली क्या बनता है आपका M/L-1 T-2। तो ये जहाँ पे होगा वो आंसर सही है, तो मुझे लग रहा है ये आंसर सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए स्क्वायर जो है एक बार लिखा हुआ है, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको पार्ट पार्ट में स्क्वायर लिखे। ये कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा ये क्वेश्चन खुद बता देगा, आपको अंडरस्टैंड करने की हर तरह से लिख सकते हैं। अब हम डायमेंशनल इक्वेशंस के यूजेस को देखेंगे, किस काम में लगते हैं ये डायमेंशन से सीखे। तो इनके इक्वेशंस किस काम में लगते हैं, तो 3 तरह के काम में लगते हैं। एक है टू चेंज वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। एक्चुअली ये जो है मैं ऑलरेडी पिछले क्लास में थोड़ा सा प्रीलिमिनरी करवा दिया जब यूनिट्स में करा रहा था। तो एक सिस्टम से यूनिट को दूसरे सिस्टम में ले जाने का तरीका मैं सिखा चुका हूँ, लेकिन इस क्लास में फिर से करूँगा, क्योंकि एक
ये सेक्शन होता है जो एक साथ पॉइंट करना चाहिए, एक तरह से रिविजन ही होगा ये वाला सेक्शन। सेकंड है आपका टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन, और थर्ड है टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन अ फिजिकल फिनोमेना। डायमेंशनल एनालिसिस का पहला यूज हम लोग देखते हैं वो क्या है, टू चेंज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। एक्चुअली ये जो है मैं पिछले लेक्चर में करा चुका हूँ, जब यूनिट्स में करा रहा था तो उसमें थोड़ा समझाने के लिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर मैंने किया था। लेकिन सिंपल एग्जांपल्स मैंने किया था ताकि आपको क्लियर कर सके कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पर जो मैं करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं अब डायमेंशन सिखा दिया हूँ, डायमेंशन के सहारे मैं करने वाला हूँ। तो पहला नंबर देखिए, इसमें क्या किया हुआ, कन्वर्ट द प्रेशर ऑफ वन एटमॉस्फेयर, जिसको कि आप कह सकते हो अब हम डायमेंशनल इक्वेशन के यूजेस को देखेंगे। पहला है आपका टू चेंज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, और उसका रिलेशन दिया हुआ है Q इज इक्वल टू Q1, U1 इज इक्वल टू अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग शुरू करते हैं जो डायमेंशनल इक्वेशन है उसके यूजेस को देखना। तो पहला यूज हम क्या देखते हैं, टू चेंज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, और उसका रिलेशन कैसे हम बोलते हैं, फिजिकल कोई भी क्वांटिटी हो इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, यानी कि अगर फिजिकल क्वांटिटी कोई लेते हैं तो उसका डायमेंशन तो हमेशा एक रहेगा, किसी भी सिस्टम में लेंगे डायमेंशन तो एक रहेगा, उस डायमेंशन के सहारे हम उसके नंबर क्वांटिटी और से यूनिट्स को ले लेंगे, क्वांटिटी और यूनिट्स को ले लेंगे, और इक्वेट करके हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द प्रेशर ऑफ वन एटमॉस्फेयर। वन एटमॉस्फेयर न समझ के हम समझेंगे ये वाला, क्योंकि वन एटमॉस्फेयर क्या होता है हम कैसे जानेंगे, तो ये है 10 to the power 5 न्यूटन ये पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना, पर मीटर प्रेशर है पर मीटर स्क्वायर होगा, इनटू टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, पर माने -2। तो इसको पहले हम समझे कि प्रेशर का आप ये क्या लिखो, क्या कहते हैं, डायमेंशन क्या लिखो, तो प्रेशर होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स क्या होता है ML/T -2, एरिया क्या होगा L -2, L स्क्वायर हो गया तो ऊपर L -2 हो गया, अल्टीमेटली क्या बना L1 यहाँ पे L -2 है तो L -1 बना और T -2 बना। ये है आपका प्रेशर का डायमेंशन। इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे कि प्रेशर का जो डायमेंशन है L-1 और T -2 है। अब यहाँ पे यूनिट समझ लीजिए, ये जो है SI यूनिट इस तरफ दिया हुआ है आपको, और इधर ये डाइन सेंटीमीटर ये CGS यूनिट दिया हुआ है। अब इससे इस तरफ जाना है, याद रखिए जिस तरफ जाते हैं हम उस तरफ के ही यूनिट्स को हम यूज करेंगे कैलकुलेशंस में, मैं समझाऊंगा मैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका यूनिट N1 है और यहाँ पे U1 है, और इक्वल साइन यहाँ पे होगा और N2 U2 होगा। N1 यहाँ पे कितना है तो 10 to the power 5 है। U1 क्या लिखोगे तो उस सेंस में लिख देते हैं, तो वहाँ है आपका M1 पकड़ लीजिए, और क्या है L1 -1 है, और क्या है T -2 ऐसे, तो ये इक्वल हो जाएगा तो N2 पता नहीं, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप M2 L2 -1 एंड T2 यहाँ पे T1 है, T2 -2 ऐसे। अब आपको पहुँचना है N2 इज इक्वल टू N1 तो यहाँ पे दिया हुआ है 10 to the power 5। उसके बाद यहाँ का लिख दो पहले M1 L1 -1 और T2 ऐसे लिख दूंगा। अच्छा अब उन लोगों को लाऊंगा तो यहाँ पे लिखूंगा M2
यहाँ पे लिखूंगा L2 माइनस 1 और यहाँ पे लिखूंगा T2 माइनस 2 ऐसे। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 10 टू द पावर 5। M1 क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा यूनिट में M क्या होता है, केजी में होता है, 1 केजी लिख देते हैं, यूनिट लिख सकते हैं 1 हमेशा। इसके लिए M2 के लिए सीजीएस यूनिट में ग्राम में होगा तो 1 ग्राम लिख देते हैं, और पावर टू क्या है 1 है। चलते हैं L में, L क्या होगा, यहाँ पे 1 मीटर होगा और यहाँ पे क्या होगा 1 सेंटीमीटर होगा, और पावर क्या हो जा रहा है इनका -1 होगा, क्लबिंग कर रहे हैं पावर का, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे 1 सेकेंड होगा, यहाँ पर 1 सेकेंड होगा और -2 हो जाएगा पावर। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं, N2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5, और उसके बाद क्या करते हैं, इसको चेंज बोले तो अब जो बोले तो बात, अब हमको जाना है किसमें, फ्रॉम एसआई टू सीजीएस यूनिट में, तो सारा का सारा जो है इन टर्म्स ऑफ सीजीएस यूनिट आप यूनिट को चेंज कर दीजिए तब सुविधा हो। तो 1 केजी लिखा इसको 1000 ग्राम्स लिखिए, अपॉन यहाँ पे नीचे तो 1 ग्राम ही रहेगा, पावर टू 1। यहाँ पे 1 मीटर लिखा हुआ है, 100 सेंटीमीटर लिखिए, अपॉन 1 सेंटीमीटर लिख दीजिए, पावर टू -1 याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है, कोई चेंज नहीं है, -2 है, ये तो कैंसिल आउट हो जाता है। आपके बचा क्या 10 टू द पावर 5, और इसका जी कैंसिल हो गया, आपको बचा 10,000 पावर टू 1 एक तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, इनटू क्या बचा आपके पास 100 पावर टू -1। इसको और ठीक से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, N2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 इंटू 1000 पावर टू 1, ठीक है। लेकिन वहाँ पे 100 पावर टू -1 है तो ये 1/100 ऐसे हो जाएगा, एक तो दो जीरोस कैंसिल हो गए, आपके पास आ गया 10 टू द पावर 5 इंटू 10 यानी 10 टू द पावर 6, ये हो गया आपका N2। N2 केवल लिखना था, लेकिन समझने के लिए हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे 10 टू द पावर 5 मीटर where is equal to 10 to the power 6 टाइम। ये तो हो गया रिलेशन बताया, लेकिन N2 जो है 10 to the power 6 होगा। उसी तरह से एक और यूनिट कन्वर्शन करते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। यहाँ पे एकदम उल्टा है, यहाँ सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है, आपको एसआई यूनिट में करना है, एसआई सिस्टम में करना है। क्या दिया हुआ है, डेंसिटी है, डेंसिटी का आपका क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए, ऑफ मर्करी इज सो मच इन सीजीएस सिस्टम, वैल्यू उसको खोजना है आपको एसआई सिस्टम। पहले डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होता है। मास के लिए आप लिखोगे m, वॉल्यूम के लिए L, क्यूब होता है तो -3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ऐसा डायमेंशन। डायमेंशन दोनों का, सीजीएस सिस्टम का भी डायमेंशन और एसआई यूनिट या सिस्टम का भी डायमेंशन सेम होगा डेंसिटी के लिए, m L -3 तो दोनों के सेम होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए सीजीएस यूनिट वाले को हम N1 पकड़ते हैं और नंबर, और यूनिट को T1 पकड़ते हैं। यहाँ पे N2 पकड़ते हैं एसआई वाले को, और एसआई वाले यूनिट को N2 पकड़ते हैं, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। N1 कितना दिया हुआ है 13.6, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसको लिखेंगे, डायमेंशन को लिखेंगे, क्या लिखेंगे M1, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ऐसे लिख देते हैं इस बार L1 लिख के ब्रैकेट के बाहर -3 समझाने इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 तो पता नहीं है, लेकिन इसका तो लिखेंगे M2 और L2 -3। तो अल्टीमेटली N2 कितना बढ़ेगा, N2 इज इक्वल टू 13.6 इंटू M1 और 1 M2 पावर टू 1, ये पावर टू 1 है एक्चुअली, है। उसके बाद L1 और टू L2 में क्लब करके -3, ठीक है। ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई किया जाए
तो 13.6 इंटू ये क्या है, सीजीएस यूनिट पहले क्या है, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में एम क्या होता है, ग्राम्स में होता है, तो 1 ग्राम लिख दीजिए यहाँ पे। और ऐसा यूनिट इधर है, ये है सीजीएस का सेक्शन सीजीएस, और ये है ऐसा, इसमें उल्टा हो गया। तो ऐसा ही में क्या होगा आपका M2 जो है ऐसा ही है ना, तो M2 जो है केजी में होगा। चलिए और टू 1 है। उसके बाद L सीजीएस यूनिट में क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, और एसआई यूनिट में क्या होगा, मीटर में होगा, और पावर टू -3 दिया हुआ है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 13.6 इन इस 1 किसमें चेंज करना है मुझे चेंज करना है इस बार किसमें बताइए। वैसे आप कुछ भी कर सकते हो, लोअर यूनिट को भी लेकर कर सकते हो, यूनिट से कट जाते। चलिए इजी क्यों बनता है कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ग्राम 1000 केजी और 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर -3, ये हो गया इसका N2 ऐसा ही यूनिट हो जाए ना। ये तो N2 is equal to 13.6 into जी कैंसिल कीजिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल कीजिए, तो ये हो गया 1/1000 और टू 1, ये हो गया 1/100 पावर टू -3। अब इसको थोड़ा ठीक समझना होगा, क्योंकि ये है -3 में, इसको उल्टा करेंगे तो ये +3 हो जाएगा। 13.6 इंटू 1/1000, ठीक है, इंटू 100 पावर टू 3 ऐसे लिख दीजिए। ये अल्टीमेटली N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 13.6 इंटू 1/1000 इंटू यहाँ पे 3 है ना पावर, दो जीरोस बढ़ेंगे, 1 2 3 कटेगा, 1 2 3 कटेगा, डेसिमल 3 प्लेसेस आपका बढ़ेगा 13600। ये यूनिट केवल खोजना था। अब उसमें आप डायमेंशंस लगा दीजिएगा, क्या केजी पर मीटर कर दीजिएगा, ये बन गया आपका क्या डेंसिटी। एंड डेंसिटी का फाइंड इट्स एसआई वैल्यू, एसआई वैल्यू तो खोज दिया मैंने। अब इसको आप चाहो तो इसकी फॉर्म में लिख सकते हो, यहाँ पे केजी, ये इसका पार्ट नहीं, N2 का पार्ट नहीं, मैं पूरा ये लिख रहा हूँ, मीटर -3 ऐसे लिख दो आप, तो ये बन जाता है आपका आंसर। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको तो सीजीएस यूनिट या एसआई यूनिट से इसमें से उसमें कन्वर्ट करने के लिए दे सकता है। आजकल एफपीएस में बताया होता है, प्रचलन में है नहीं, लेकिन कभी कभी क्या कहते हैं कि अननोन सिस्टम है, उसमें ये फंडामेंटल यूनिट्स लिए हुए हैं, तो आप उसी तरह से लेकर उसको काम कीजिए। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पे कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल्स पर मिनट। 60 जूल्स पर मिनट, पहले तो जूल क्या है, जूल इज द यूनिट ऑफ क्या है बता दूं, एनर्जी। तो एनर्जी का आप जानते हो कि ये क्या बनेगा डायमेंशन, mL2T-2 पर मिनट। टाइम का यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि T नीचे में है, तो ये हो गया mL2 और ये माइनस में जाएगा ऊपर तो T-3। तो ये डायमेंशन दिया हुआ है। कौन सा चीज नहीं पता, इसका डायमेंशन मुझे पता है mL2T-3। और कह रहे कि इस सिस्टम में, एक सिस्टम में जहाँ 60 जूल्स पर मिनट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 60 जूल्स पर मिनट लिखा हुआ है, मिनट में लिखा हुआ है, याद रखिए। अच्छा यहाँ पे क्या है सिस्टम में कि उसका बेस यूनिट्स ये है, ठीक है, बेस यूनिट्स ये है। अब देखिए इसमें कैसे लिखेंगे, जूल्स को तो मैं ऐसे ही पहले लिखूँ, तो 60 लिखूंगा और उसके बाद टाइम दे रहे ऐसे दिखा हुआ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जूल्स के लिए M1 लिखूंगा, L2 लिखूंगा और T
टी माइनस 2 लिखूंगा ऐसे। वो इक्वल टू क्या होगा, वो इक्वल होगा n2 खोजना है, n2 L2 का 2 और T2 का -3 ऐसे लिखूंगा, -3 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये लिख दूंगा ऐसे। अब 60 यहाँ पे दिया हुआ है और जूल्स चूंकि दिया हुआ, तो आप जानते हो क्या होगा, जूल्स क्या होता है, जूल्स मैंने ऐसा ही यूनिट हो गया ना इसमें से, तो अब क्या होगा, ये केजी होगा, तो केजी लिख दूंगे आप, ठीक है। तो ये स्टेप बाद में लिखता हूँ, पहले इसको पहले N2 में आ गया। तो N2 इज इक्वल, खोजना क्या मुझे N2, N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 M1 upon M2 out to 1 L2 upon L1 L1 square L2 square T1 minus 3 T2 minus 3 is equal to 60 into M1 क्या लिखना है मुझे, तो देखिए टाइम पर मीटर लिखा हुआ है, याद रखिए। तो जूल्स में पहले ये तो केजी में हो जाएगा, तो ऊपर वाला लिखिए केजी में, तो 1 kg। अच्छा, इसका क्या लिखा हुआ है, इसका लिखा हुआ है आप 1 ग्राम नहीं ले सकते, आप बेस यूनिट उसका 100 ग्राम ही लोगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है L1 आप किसमें लोगे, मीटर में लोगे, तो 1 मीटर लिखो, और पावर पर 2 है, बाद में पावर पर 2 कर देते हैं हम। इसका क्या लिखा, इसमें 1 सेंटीमीटर नहीं लोगे आप, 100 सेंटीमीटर लोगे। नेक्स्ट ये है आपका टाइम, लेकिन टाइम इसमें किसमें लिखा हुआ है, आपने लिखा हुआ है पर मिनट, मिनट में नहीं लिख के हम उसको सेकंड में कर सकते हैं, तो 60 सेकंड्स कर देते हैं उसको, लिखा हुआ है, ठीक है। और पावर टू -3 दिया हुआ है, नीचे में यहाँ पे लिखना है 1 मिनट, ये भी ठीक है, तो 60 सेकंड दिया हुआ, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कैंसिल हो गया। अब देखते हैं N2 इज इक्वल टू 60 इंटू, उसके बाद ये तो केजी में है, तो क्या करोगे आप 1000, किसी एक यूनिट लिखिए 1000 ग्राम्स, और यहाँ पे 100 ग्राम्स है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर, नीचे में भी 100 सेंटीमीटर, कैंसिल आउट होगा ये, और स्क्वायर, और ये तो 1 कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे हो गया 60 इंटू, अब इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो कितना 10 बचता है, यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो 1 बचता है, तो ये 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 600 इसका N2 हो गया। N2 खाली लिख के आप लिखना था, ये आंसर हो गया, 600 हो गया, सर 600 हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे आंसर निकालते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, वैसे ही एज्यूम कर ले आपको एक कोई सिस्टम तैयार किया गया, उसमें ये यूनिट्स दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल्स, सिस्टम है ये, ठीक है, हाफ मिनट उसको लेना है आपका फंडामेंटल यूनिट्स में। तो देखिए पहले आपका क्या है, जूल है, एनर्जी दिया हुआ है एक्चुअली, एनर्जी का आपको पहले क्या चाहिए, mL2T-2 आपको डायमेंशन चाहिए, इसको बीच में लिख दीजिए क्योंकि दोनों को लगेगा ये mL2T-2। इधर N1 है और इधर U1 है, ये इक्वेट होगा N2U2 से, ठीक है। तो आपको दिया हुआ N1 में 100 जूल्स के लिए आप क्या लिखोगे, M1, उसके बाद L1 स्क्वायर एंड T1 -2, इधर लिखोगे आप N2 M2 L2 का बाहर स्क्वायर और T2 के बाहर -2। अब यहाँ पे आपको खोजना है N2 इज इक्वल टू 100 इंटू M1 1 M2 पावर 1 है
L1 अपॉन L2 पावर 2 है और T1 अपॉन T2 पावर -2 है। इसको और सिंप्लीफाई किया जाए 100 इंटू 100 जूल्स है ना, 100 इंटू आप इसका लिखिए, ये कौन सा है, ऐसा यूनिट है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 kg। लेकिन यहाँ पे क्या होगा एम, यहाँ पर आपको 250 ग्राम ही लेना होगा मास में, यही इसका बेस यूनिट है, ठीक है। पावर 1 है यहाँ पे। एल आप जानते हो मीटर में होता है, तो 1 मीटर किसमें, ऐसा यूनिट में। और नया यूनिट जो है वो है 20 सेंटीमीटर का, ये पावर 2 है। उसके बाद ऐसा यूनिट में आपका क्या होता है, ये टाइम, तो सेकंड होता है, तो 1 सेकंड लिखिए। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आप हाफ मिनट लीजिए, हाफ मिनट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ मिनट में लिखा होता है 30 सेकेंड्स, ठीक है ना। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। हाफ मिनट, हाफ इंटू 60 इक्वल टू 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप 30 सेकेंड्स लिखोगे इसका बेसिक, ठीक है, और माइनस पावर दोगे 2। अब इसको n खोजो फिर, n2 इज इक्वल टू 100 इंटू kg को आप कन्वर्ट करोगे ग्राम्स में तो 1000 ग्राम्स हो जाएगा। 250 ग्राम्स नीचे है और 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर कर दोगे आप, नीचे में 20 सेंटीमीटर है और पावर 2 कर दोगे, और आपका 1 सेकेंड ऊपर में है और 30 सेकेंड नीचे में है, पावर 2 -2 कर दोगे। जी कैंसिल, CM कैंसिल एंड SS कैंसिल। इसको यहाँ पे 4 टाइम्स भी कर सकते हो, थोड़ा इजी करने के लिए इसको काट कर आप यहाँ पे 5 टाइम्स लिख सकते हो और ये 30 नीचे हो जाएगा। तो ये रहेगा कि नहीं बाद में। अब देखते हैं, तो ये 100 4 पावर 2 1, 4 पावर 2 1 है, उसके बाद है 5 पावर 2 2 है, देखिए, और ये है 30 पावर 2 -2। इसको ठीक से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, n2 इज इक्वल टू 100 इंटू 4 पावर 2 1 तो ऊपर में ही है, 5 पावर 2 1 25 ऊपर में है और -2 है, या सॉरी यहाँ पे 1/30 है, 1/30 है, तो ये 30 पावर 2 ऊपर हो जाएगा, तो 100, ये -2 नीचे का होता है ना, तो ये ऊपर हो गया तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस में बढ़ गया, तो ये इंटू 4 इंटू 25 इंटू 900, ये तो 100 ही हो जाता है फिर, हाँ, तो 100 इंटू 100 10 आपका 4 zeros और यहाँ पे 2 zeros, तो मैं लिख देता हूँ फिर से, ये 100 इंटू 25 इंटू 400 इंटू 30 स्क्वायर का 900, n2 इज इक्वल टू 9 लिख दीजिए और 1 2 3 4 5 6, इसको 10 to the power 6 लिख दीजिए। ये आपका हो गया नए सिस्टम में इसका क्या वैल्यू, और यूनिट तो यही लेना पड़ेगा, बेस यूनिट, इसका कोई नया ये तो बनाएंगे आपके लिए, ऐसा यूनिट सिस्टम होता नहीं है, समझाने के लिए कैसे कन्वर्ट करेंगे ये इजी करने के लिए समझाएंगे। तो आज का तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहा, अच्छा लगा होगा, और जो डायमेंशन थोड़ा सा बच्चे डरते हैं या सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में डरते हैं, ये बहुत हद तक मैं क्लियर कर पाया हूँ, और मैं कर पाया हूँ तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो ऐसे ही जारी रखिए, हमारे साथ में पढ़ते रहिए, और ये करना मत भूलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ ही साथ आपको तो थैंक यू है, हमेशा आप ज्वाइन करता हूँ और हम तुरंत पढ़ाते थे इंटरेस्टिंगली, और साथ में एक बात मैं हमेशा कहता हूँ लेक्चर के अंत में, वो याद रखिएगा कि दृष्टि जीत के साथ पढ़ते रहो और कामयाबी की ओर बढ़ते रहो। थैंक यू।